गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है कल्पना शुक्ला और शुरुआत करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स के हमारे सेशन की। 17 जुलाई है आज और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम डिस्कस करेंगे। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्लीज़ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन 17 जुलाई का। और जो पहला क्वेश्चन है वो है, हाल ही में यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल गोलमेज सम्मेलन को किसने संबोधित किया है। तो यहाँ पर इस एक काउंसिल की बैठक हुई है, एक सम्मेलन हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको संबोधित किसने किया है। तो भारत और अमेरिका के बीच में हुई थी ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल गोलमेज सम्मेलन की बैठक, और इसको जिसने संबोधित किया है वो है निर्मला सीतारमण जी, क्योंकि ये भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री है। तो इनके द्वारा ये बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया गया है। तो निर्मला सीतारमण जी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। निर्मला सीतारमण जी का पद आप ज़रूर याद रखिएगा कि ये वर्तमान में भारत की वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मंत्री हैं। तो इनके द्वारा ये यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल को संबोधित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सवा स्थापना दिवस मनाया गया है। तो यहाँ पर 16 जुलाई को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण परिषद हो जाती है कृषि के क्षेत्र में, तो यहाँ पर इसका कौन सा स्थापना दिवस कल 16 जुलाई को मनाया गया है। तो इसका 93वां स्थापना दिवस, कुछ दिनों में इसके 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पर 93वां स्थापना दिवस भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मनाया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 93वां स्थापना दिवस मनाया गया है। अब आपको मुझे बहुत ही सरल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अब आपको क्वेश्चन का आंसर देना है कि इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी। बस आपको 93 वर्ष बैक करना है। बहुत आसान प्रश्न है आपके लिए कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में देश का पहला ग्रीन एटीएम किस राज्य में स्थापित किया है। अभी तक आपने पैसे वाला एटीएम तो सभी ने देखा होगा कि वहाँ पर हम अपना एटीएम कार्ड लगाते हैं और पैसा बाहर आ जाता है, जितना भी पैसा हमें चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पर हमें ग्रेन एटीएम, ग्रेन का मतलब यहाँ पर अनाज से है, तो अनाज एटीएम हमें देखने को मिलेगा। ये एक ऐसी मशीन है कि इसमें जब आप अपना कार्ड लगाएंगे तो बहुत आसानी से जितना भी अनाज आपको चाहिए वो मतलब आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको अनाज के लिए किसी लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। बस आप जाइए जहाँ पर भी ये मशीन है और वहाँ पर अपने कार्ड का इस्तेमाल करके अनाज ले सकते हैं। तो यहाँ पर देश का पहला ग्रेन एटीएम जो है वो हरियाणा में स्थापित किया गया है। हरियाणा, जो पंजाब, ऐसे राज्य हैं जो गेहूँ के उत्पादन में अग्रणी राज्यों में एक है। मतलब ये तो नहीं कह सकते कि टॉप पर है, बट हाँ, यहाँ का उत्पादन बहुत ही ज़्यादा है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में जो यहाँ का उत्पादन है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर हरियाणा के द्वारा ये ग्रीन एटीएम लॉन्च किया गया है। इसके बारे में थोड़ा सा देखिए कि इस मशीन को संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत स्थापित किया जाएगा। विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत इसको स्थापित किया जाएगा और ये मशीन एक बार में 70 किलोग्राम तक अनाज 5 से 7 मिनट में निकाल सकती है। तो आपको ये ज़रूर याद रखना है कि एक बार में 70 किलो जो अनाज है वो आप ले सकते हैं। एक बार में ये मशीन 70 किलो अनाज निकाल सकती है। तो इसकी क्षमता आपको याद रखनी है। हो सकता है अगर क्वेश्चन कथन के रूप में बने तो यहाँ पर ये जो कथन है वो डाला जा सके। तो आपको ये भी याद रखना है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम की ये पहल है, और इसके साथ साथ आपको ये भी याद रखना है कि एक बार में इस मशीन से 70 किलोग्राम तक अनाज निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर हरियाणा सरकार के द्वारा ग्रीन एटीएम लॉन्च किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, इसरो ने गगनयान के लिए तरल ईंधन इंजन का सफल परीक्षण किया। इसरो की स्थापना आपको बताना है कि कब हुई थी। तो यहाँ पर इसरो ने गगनयान मिशन ये लॉन्च करना चाहता है। तो गगनयान मिशन के तहत इसने क्या किया है, तरल ईंधन इंजन का सफल परीक्षण किया है, ताकि जो इसका जो रॉकेट है उसकी क्षमता को बढ़ाया जा सके। तो उसको और बेहतर बनाना चाहता है, ताकि इस बार हमारा जो गगनयान मिशन है, जो ये मिशन है, किसी भी रूप से असफल ना रह जाए। इसीलिए इसरो लगातार प्रयासरत है। अगर हम इसरो की बात करें, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ विक्रम साराभाई का नाम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनके द्वारा स्थापित किया गया था इसरो। और वर्तमान में इसरो के अगर हम चीफ की बात करें या फिर हेड की बात करें
तो ये हो जाते हैं के सिवान। के सिवान इनका नाम है, बहुत ही महत्वपूर्ण पर्सन है इसरो के अगर हम क्षेत्र में देखें, क्योंकि जब जो मिशन हमारा असफल हो गया था, जो कि हमने चंद्रमा पर भेजा था, तो जब वो मिशन हमारा असफल हुआ था तो हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इनको सहानुभूति देते हुए भी देखा और हमने के सिवान की आंखों में आंसू भी देखे थे। तो दुख तो होता है कि जब आप इतना ज़्यादा प्रयास करते हैं और आपको लगता है कि अब हमें सफलता मिलने ही वाली है, और तब आप अगर असफल होते हैं तो दुख बहुत ज़्यादा होता है। और वो दुख हमें के सिवान के चेहरे पर देखने को मिला था कि सच में, मतलब मुझे भी उस दिन बहुत बुरा लगा कि असफल हो गया, इतने दिनों की मेहनत, इतने सालों की मेहनत, के सिवान और उनकी जो टीम थी उसकी मेहनत ख़राब हो गई। तो यहाँ पर काफ़ी दुख हुआ, लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि ये मिशन हमारा सक्सेसफुल होगा। तो याद रखिएगा 1969 में इसरो की स्थापना और तरल ईंधन इंजन का इसने सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलित्जर पुरस्कार विजेता भारतीय पत्रकार थे ये दानिश जिनकी हत्या कर दी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पत्रकारों के साथ अधिकतर हमें देखने को मिलती हैं कि आए दिन किसी न किसी पत्रकार की हत्या कर दी जाती है, उनकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, जबकि हर देश में लगभग थोड़ी ना थोड़ी स्वतंत्रता दी गई है। और भारत में भी पत्रकारों की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, बोलने की आज़ादी दी गई है, लेकिन उसके बाद भी हमें देखने को मिलता है कि पत्रकारों की हत्या कर दी जाती है। वो जो कहना चाहते हैं, वो जो अपनी बात रखना चाहते हैं, वो उन्हें नहीं रखने दी जाती, उनका पक्ष नहीं रखने दिया जाता। इसी वजह से भारतीय प्रेस स्वतंत्रता की जो रिपोर्ट आती है उसमें भी भारत पीछे ही है, बहुत अच्छी उसकी स्थिति नहीं दिखाई गई है। चाइना, अमेरिका जैसे देश यहाँ पर लास्ट बॉटम 10 में आते हैं। तो आप देखिए कि ये सारे देश जो विकसित देश हैं, जो अपने आप को बहुत ही बड़े देश कहते हैं, यहाँ पर भी पत्रकारों की स्थिति बहुत ही ख़राब है। तो फिलहाल आपको ये देखना है कि भारतीय पत्रकार जिनका नाम था दानिश, 2018 में इनको पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में मिला था। और ये पत्रकारिता के क्षेत्र का बहुत बड़ा पुरस्कार होता है जो निडरता के साथ में पत्रकारिता करने के लिए आपको दिया जाता है कि आप ऐसे क्षेत्र में जाकर के आपने पत्रकारिता की, ऐसे क्षेत्र में जाकर के फ़ोटो कलेक्ट की जहाँ पर आपको जान की मतलब बाजी लगानी पड़ी, ऐसा आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर पुलित्जर पुरस्कार विजेता थे और दानिश इनका नाम था, ये भारतीय पत्रकार थे। इनकी हत्या हो गई है अफ़गानिस्तान में इनकी हत्या हो गई है, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस समय अफ़गानिस्तान एक ऐसी जगह चल रही है जहाँ पर विरोध, विद्रोह, ये सारी चीज़ें में बहुत उच्च स्तर पर देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर तालिबानियों का कब्ज़ा लगातार बढ़ रहा है। अमेरिका ने भी अपनी सेना को वापस बुला लिया है, जो नाटो कंट्रीज़ थी उनकी सेना भी वापस जा रही है। तो अब अफ़गानिस्तान का क्या होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान की स्थिति बहुत ही ख़राब होने वाली है। आगे इसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स से ये जुड़े हुए थे। इनकी एजेंसी का आप नाम याद रखिएगा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी है जिसका नाम है रॉयटर्स, इससे ये जुड़े हुए थे। दानिश की मौत अफ़गानिस्तान सेना और तालिबान के बीच हुई गोलीबारी के दौरान हुई है। ये वहाँ पर रिपोर्ट कवर करने के लिए गए थे, अचानक से गोलीबारी स्टार्ट हुई तालिबान की तरफ से और जिसमें इनको गोली लगने से इनकी मृत्यु हुई। तो यहाँ पर देखिए कि अपनी जान के ऊपर ये मतलब पत्रकारिता, जान की बाजी लगा करके पत्रकारिता कर रहे थे और इनकी जान चली भी गई। यहाँ पर अगर हम आगे देखें इनके बारे में तो 2018 में पुलित्जर पुरस्कार मिला था। रोहिंग्या मामले में इन्होंने जो कवरेज किया था उसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार दिया गया था। रोहिंग्या मामला जो कि म्यांमार, भारत और बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, क्योंकि रोहिंग्या कहाँ से निकाले गए थे, म्यांमार से निकाले गए थे। इनको मारा गया था, पीटा गया था, जहाँ से इनको भगाया गया था कि तुम यहाँ के नागरिक नहीं हो, यहाँ से तुम्हें जाना होगा। तो जान बचाने के लिए ये जो रोहिंग्या थे, कुछ रोहिंग्या भाग करके बांग्लादेश में चले गए, क्योंकि बांग्लादेश म्यांमार का पड़ोसी देश है, और कुछ जो थे रोहिंग्या भागकर भारत में भी आ गए, लगभग 40,000 के आसपास। तो यहाँ पर इस पे जो कवरेज की थी उसके लिए इनको पुलित्जर पुरस्कार दानिश को मिला था और अब इनका देहांत हो चुका है। तो पत्रकारिता के मामले में ये बहुत ही बड़ी खबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शाहरुख खान और संजय दत्त के बाद किस भारतीय को दुबई का गोल्डन वीज़ा मिला है? भाई ये देश तो अब गोल्डन वीज़ा बांटने वही बैठा हुआ है। तो इसने फिर से किसी व्यक्ति को, जो भारतीय व्यक्ति थी, इनको गोल्डन वीज़ा दिया है और इनका नाम है सानिया मिर्ज़ा। टेनिस प्लेयर सानिया मिर्ज़ा जो कि भारत से संबंधित हैं, शादी जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाड़ी से की है। तो
इनको दिया गया है दुबई के द्वारा गोल्डन वीज़ा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे पहले शाहरुख खान और संजय दत्त को दिया जा चुका है और अब सानिया मिर्ज़ा को दिया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है गोल्डन वीज़ा, कुछ अलग ही एक इसका मतलब जिनके पास होता है उनका रुतबा थोड़ा अलग ही हो जाता है। तो यहाँ दुबई के द्वारा सानिया मिर्ज़ा को गोल्डन वीज़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के स्वास्थ्य मंत्रालयों के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर एक MOU साइन किया गया है स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए। तो स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में हमने जो समझौता किया है वो किया है डेनमार्क के साथ में। डेनमार्क के साथ में हमने ये समझौता किया है, पर्यावरण का समझौता भी है हमारा डेनमार्क के साथ में। इसके साथ साथ पवन ऊर्जा के लिए डेनमार्क के साथ हमने समझौता कर रखा है कि डेनमार्क हमें बताएगा कि किस प्रकार से हम पवन ऊर्जा का प्रयोग करके बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। तो भारत का स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और समझौता हो गया है डेनमार्क के साथ में। यहाँ पर डेनमार्क जो है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य और चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग के लिए डेनमार्क के साथ समझौता किया है। ये हमारी स्वास्थ्य सुविधाओं को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगा। तो डेनमार्क यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, कैपिटल इसकी कोपेनहेगन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने जॉनसन कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दे दी है? तो जॉनसन ये जो USA की ये कंपनी है जिसका ये जॉनसन नाम का वैक्सीन है, इस वैक्सीन को USA में तो बैन कर रखा गया है क्योंकि USA के लोगों पर इसके इफ़ेक्ट अच्छे नहीं देखे जा रहे थे, कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे थे। तो जॉनसन जो कि USA की है और USA में ही प्रतिबंधित है, उस वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग को वियतनाम में मंजूरी दे दी गई है। तो वियतनाम इसका राइट आंसर हो जाता है। वियतनाम में इसके उपयोग को मंजूरी फ़िलहाल के लिए दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश सरकार ने OBC प्रमाण पत्र जारी करने के लिए आय सीमा 6 लाख से बढ़ाकर कितने लाख कर दी है? कि अब इतने लाख तक आपके पास होगा तो आप OBC प्रमाण पत्र तब भी मतलब जारी कर सकते हैं। तो ये आय सीमा को बढ़ाकर 6 लाख से 8 लाख रुपए कर दिया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, कि 8 लाख रुपए की जिनकी सीमा होगी उनको भी OBC आय प्रमाण पत्र दिया जाएगा। तो OBC प्रमाण पत्र जारी करने की यहाँ जो सीमा है इसको 6 लाख से बढ़ा करके 8 लाख कर दिया गया है, वो भी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर सरकार की बात हो रही है, आंध्र प्रदेश सरकार की। जगनमोहन रेड्डी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और इनको बेस्ट CM का भी अवार्ड मिला है। यहाँ ये जो योजनाएं चला रहे हैं इनकी योजनाएं बहुत ही अच्छी हैं, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे। अगला जो प्रश्न है वो है आज का हमारा अंतिम प्रश्न और प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, इनको कितनी बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि सुरेखा सीकरी जी की अगर हम बात करें, आप सभी ने इन्हें देखा होगा, अभी हाल ही में बधाई हो पिक्चर में भी ये आई थी। इसके साथ साथ में बालिका वधू नाटक में अम्मा जी का रोल जिन्होंने किया था, वो बूढ़ी सी जो थी दादी माँ बनी हुई थी उनकी बच्चों की, तो वो सुरेखा सीकरी जी ही थी। इनका निधन हो गया है, इनको हार्ट अटैक शायद आया था जिसकी वजह से इनका निधन हुआ है। तो इनको 3 बार राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है, 3 बार ये राष्ट्रीय पुरस्कार की विजेता रह चुकी हैं। बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस थी, इनका मतलब अभिनेत्री इतनी अच्छी थी कि इनकी एक्टिंग का मतलब आप समझ सकते हैं कि नेशनल पुरस्कार मिला है तो एक्टिंग की ही वजह से मिलता है। तो सुरेखा सीकरी जी का फिलहाल निधन हो गया है हार्ट अटैक से। आपको याद रखिएगा 3 बार इन्होंने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो ये था हमारा आज का सेशन, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।